नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हम पहले वृत्तचित्र में आपसे बात कर रहे थे नरपति नालय कृत बीसलदेव रास के परिचय को लेकर। उस वृत्तचित्र में हमने आपको बीसलदेव, विग्रहराज चतुर्थ और राजमती के बारे में यानी एक तरह से हमने कथा परिचय आपको दिया था। अब हम ये जो आदिकालीन रचना है बीसलदेव रासो या उसको रास कहा है, इसके बारे में जो विभिन्न तरह की भ्रांतियां हैं, इसकी प्रामाणिकता को लेकर जो मतभेद है और इसके काव्य सौंदर्य को लेकर जो विभिन्न तरह की बातें हैं, वो हम आपसे अब करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी में जो रासो शब्द था वो दो रूपों में आता है। एक गेय मुक्तक परंपरा और दूसरी नृत्य गीत परंपरा। बीसलदेव रासो प्रथम परंपरा का प्रतिनिधि ग्रंथ है। आदिकाल के गेय साहित्य में इस ग्रंथ की चर्चा विशेष रूप से की जाती है। अतः बीसलदेव रासो को प्रेमाख्यान काव्यों की कोटि में रखना अधिक युक्ति संगत है। इसमें विवाह के उपरांत पति पत्नी के संपर्क से प्रेम का विकास दिखाया गया है और वो अन्य रासों काव्यों में चित्रित पोषित पतिका के विरह और 12 मासा आदि के आधार पर इसे संदेश रासक तथा ढोला मारू रदोहा की कोटि में रखना अधिक वैज्ञानिक सिद्ध होता है। जो दूसरे रासो ग्रंथ हैं उनमें जो राजा था उसका वीरगाथिक शैली में, चरित नायक का वीरगाथिक शैली में वर्णन किया जाता था। उसकी गाथाएं कवि लोग लिखते थे। यहाँ पर इस रचना के बारे में, इसकी रचना काल के बारे में जो रचना में लिखा है, उस आधार पर विभिन्न तरह की बातें सामने आती हैं और उस पर विवादास्पद स्थिति हो जाती है। इसमें लिखा है कि 1272 मझारी जेठ 2 नवमी बुधवारी नालय रसायन आरंभ भई शारदा तूठी ब्रह्म कुमारी। इससे यह है कि ये संवत 1212 की ज्येष्ठ की नवमी बुधवार को इस ग्रंथ की रचना हुई और इस कथन की जो पुष्टि है वो विभिन्न शिलालेखों में होती है। अब बाद में अनेक जो इतिहासकार थे और जो इतिहास लेखक थे, हीराचंद ओझा और राम कुमार वर्मा जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि ने अलग अलग तरह से अपने मत रखे और एक इसकी जो बीकानेर में प्रति मिलती है उसमें कहा गया है कि संवत सहज 73 जानी नालय कबीसर सरसीय वाणी। यहाँ पर 1073 के आसपास इसको निर्मित हुआ माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है कि कवि ने अतिरंजित कल्पना से काम किया और बीसलदेव अत्यंत प्रतिभाशाली राजा था। वह स्वयं संस्कृत का कवि भी था। उसने अपना हर केली नाटक शिलापट्टों पर खुदवाया था। हरिकेल नाटिका है एक। उसके राजकवि सोमदेव ने ललित विग्रह राज नामक एक रचना लिखी है। तो वहाँ मोतीलाल मैनारिया जी हैं, वो 15वीं शताब्दी के आसपास की बता देते हैं। कुल मिलाकर यह रचना 1212 के आसपास की लिखी हुई रचना है। इस रचना के जो रचयिता हैं वो विग्रहराज चतुर्थ के समकालीन कवि है नालय, 1212 के ही हैं वो। और यहाँ पर मोतीलाल मैनारिया जी ने कहा है कि अजमेर के नरपति और गुजरात के नरपति नालय से अलग माना है, क्योंकि इस नाम के दो कवि हुए हैं। एक का समय 1200 शताब्दी है तो दूसरे का 16वीं शताब्दी ठहरता है। एक अजमेर के हैं तो दूसरे गुजरात के हैं। तो यहाँ ये 12वीं वाले
शताब्दी के कवि हैं वो अजमेर के हैं, नरपति नाल हैं, और उन्हीं को इसका कवि बताया है। इस रचना के जो चरित नायक हैं, ये एक तरह से चरित काव्य है, तो इसके नायक विग्रहराज चतुर्थ को बताया है। अजमेर और सांभर के चौहानों में विग्रहराज नाम के राजा मिलते हैं, जिन्हें बीसल देव भी कहा गया है। दिल्ली के फिरोज शाह की लाठ पर विग्रहराज चतुर्थ द्वारा खुदवाए गए लेख से इस बात की पुष्टि होती है। विग्रहराज तृतीय का समय 1150 विक्रम, विग्रहराज चतुर्थ का 1210 से 1220 का विद्यमान सिद्ध होता है। तो इस आधार पर लगता है कि रचना विग्रहराज चतुर्थ और राजमती है, उसको लेकर लिखी गई है। इस रचना की भाषा पर बात करते हैं तो इसकी भाषा संधि स्थल की कह सकते हैं। और संधि स्थल की कैसे कि इसकी जो भाषा है एक तरह से अभी पूरी तरह से न तो अपभ्रंश से छूटी है और न पूरी तरह से हिंदी वाली स्थिति है। तो अपभ्रंशपन भी है इसमें और हिंदीपन भी है, तो इसमें दोनों तरह का रूप दिखाई देता है। और डिंगल वाला जो रूप है वो राजस्थानी की जो रचनाएं थी वो डिंगल में लिखी जा रही थी, वो इसमें दिखलाई पड़ता है। इसके काव्य सौंदर्य पर जब हम बात करते हैं तो यह विरह काव्य है और इसको 4 खंडों में विभाजित किया गया है और इसमें 125 छंद हैं। इसके प्रथम खंड में अजमेर के विग्रहराज चतुर्थ, जिसका उपनाम बीसल देव है, का परमार वंशज राजा भोज की कन्या राजमती से विवाह वर्णित है। द्वितीय खंड में राजमती के व्यंग पर राजा का उड़ीसा प्रवास है, जो मैंने अभी पिछले वृत्त चित्र में आपको पूरा विस्तार से बताया था कि उन्होंने कहा कि मेरा राज अच्छा है, शांतिपूर्ण है और बहुत ही वैभवशाली है। तो राजमती ने एक ताना किया कि आपसे ज़्यादा तो वैभवशाली राज्य उड़ीसा का है, जहाँ पर हीरे उपजते हैं। तो वहाँ से बीसल देव चले जाते हैं, उड़ीसा जाते हैं, 11 वर्ष तक रहते हैं। उस दरमियान राजमती का विरह जो है वो इस काव्य में परिपाक रूप में सामने आता है। तीसरे खंड में राजमती का विरह वर्णन है तथा 11-12 वर्षों का जो अनंतर राजा का वापस आना उल्लिखित है। और चतुर्थ खंड में राजमती का मायके चले जाना तथा बीसल देव का उसे अजमेर वापस ले आने का वर्णन है। यह सारी कथा ललित मुक्तकों में कही गई है। यदि इस कहानी को हटा दिया जाए तो इस प्रेम काव्य के मुक्तकों की एक सूत्रता में कोई अंतर नहीं आता है। अब हम संदेश रासक की बात करें तो उसकी भांति बीसल देव रासो भी मुक्त विरह काव्य है। अंतर इतना है कि बीसल देव रासो के आरंभ में विवाह के गीत हैं, साथ ही बीसल देव के परदेश जाने का प्रसंग भी वर्णित है। शेष प्रसंग सामान्य रूप से दोनों में ही यहाँ पर मिलते हैं। तो एक तरह से मध्य युग के समूचे हिंदी साहित्य में जबान राजमती के बारे में कहा गया है कि राजमती का जो चरित्र है वो इस पूरे के पूरे काव्य में बहुत ही सजीव तथा विलक्षण दिखाई देता है। मध्यकाल में महिलाएं सामान्यतः पर्दे से बाहर नहीं निकलती थी, न बोलती थी, न उनको इतने अधिकार थे कि वे पुरुष समाज से बात कर सकें या फिर वो अपनी भावनाओं को पूर्णतः स्पष्ट कर सके। लेकिन राजमती के चरित्र को लेकर यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात इतिहासकार कह जाते हैं कि मध्य युग के समूचे हिंदी साहित्य में जबान की इतनी तेज़ और मन की इतनी खरी नायिका नहीं दिखलाई पड़ती। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही जा सकती है। यहाँ पर एक तरह से जब 11-12 वर्ष तक बीसल देव उड़ीसा चले जाते हैं और उसके बाद में जब राजमती का विरह सामने आता है तो उसको लेकर यहाँ पर कई तरह की बातें होती है और राजमती अपनी बात को अपनी अनुभूति को अभिव्यक्त करती है। वो यहाँ काबिल तारीफ़ है। राजमती के बारे में कहा है कि राजमती जबान की तेज़ है तो क्या, आखिर है तो नारी, विरह से उसका हृदय
विदीर्ण हो जाता है और उसे अपने स्त्री जीवन पर रोना आता है और वो भगवान को उलाहना देती हुई कहती है कि स्त्री का जन्म तुमने क्यों दिया? देने के लिए तुम्हारे पास और भी अनेक जन्म थे। तुमने मुझे जंगल का जंतु क्यों नहीं बनाया? यदि वनखंड की काली कोयल ही बनाया होता तो आम और चंपा की डाल पर तो बैठती, अंगूर और बिजोरी के फल तो खाती। वास्तव में उक्त कथन में वासना भीभूत मध्ययुगीन पुरुष के स्वार्थ और उसकी अति कामुकतामयी रसिकता की शिकार बनी हुई मध्ययुगीन नारी की आत्मा का करुण क्रंदन एवं चित्कार है। इस प्रकार के कथन विद्यापति और हेमचंद्र के काव्यों में भी दिखाई देते हैं और राजमती की आत्मा विद्रोहिणी, मन अभिमानी और जबान प्रखर है। और राजमती यहाँ पर कह भी देती है, क्या कहती है सुनिए। अस्त्रीय जन्म काहि दी गई महेश, अवर जन्म धारे घनारे नरेश। रानी न सिरजिए रोजड़ी, घन न सिरजिए धलई गाई। वनखंड काली कोयली, है वैसती अम्बा नई चंपा की डाल। बसतो बास बिजोरडी। जो मैं आपको थोड़ी देर पहले कह रहा था कि मैं वहाँ पर तुम मुझे जीव जंतु बना देते, वनखंड की काली कोयल में रहती, आम और चंपा की डाल पर तो बैठती, अंगूर और बिजोरी के फल तो खाती। ये सारा जो है राजमती यहाँ पर कहती है। तो यहाँ राजमती का विरह है वो एकदम ठाठे मारते हुए बाहर निकलता है और इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि ये विरह काव्य हिंदी का महत्वपूर्ण है, जिसमें राजमती के माध्यम से ये रचना बहुत ही काव्य सौंदर्य की दृष्टि से सुंदर दिखलाई पड़ती है। यहाँ पर लोक जीवन का चित्रण भी दिखाई देता है और जो 12 महीने हैं उन 12 महीनों का पूरा वर्णन इस काव्य में दिखलाई पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं कि हिंदी का ये पहला ऐसा ग्रंथ है जिसमें 12 मास वर्णन दिखाई है। ये अपने ढंग का बहुत महत्वपूर्ण, जिसमें चैत्र मास का एक छंद के माध्यम से वर्णन किया गया है। चैत्र मास ही चतुरंग है नारी, प्रिय बिन जीव जई किसही उधारी। और कंचौ बीजई हंसई, सात सहेली बैठी छय पाई। और यहाँ पर ये पूरी रचना गेय शैली में लिखी गई है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बीसलदेव रासो वीरगाथिक न होकर गेय है, विरह काव्य है, श्रृंगारिक है। 12 मासा वर्णन का प्रयोग इसमें किया गया है और यह हिंदी का एक अद्भुत और अविस्मरणीय कालजीय ग्रंथ है। धन्यवाद।